हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमवी एडुटेक। मेरा नाम है निक्की हाड़ा और मैं हूं आपकी नीट बायोलॉजी एजुकेटर। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हम इसका इंट्रोडक्शन देख रहे हैं अभी, और वो इंट्रोडक्शन भी अभी हम क्लास 12th के अकॉर्डिंग नहीं देख रहे हैं। लेक्चर फर्स्ट में हमने देखा है कि अगर आपका क्लास 11 जो बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड चैप्टर है हमारा, अगर वो पूरी तरह से खत्म भी, यानी कि 11th आपका पूरी तरह से बर्बाद हो भी गया है, तब भी हम इस चैप्टर को इस तरह से स्टार्ट करेंगे कि आपको ये बार बार ना सोचना पड़े कि 11th रिकॉल करनी पड़ेगी, 11th रिवाइज करनी पड़ेगी। यानी कि 11th से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, जो भी बेसिक टर्मिनोलॉजी है, वो सारे कॉन्सेप्ट में पहले क्लियर करवाऊंगी, तब जाकर हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस क्लास 12th का जो चैप्टर है उसको हम क्या करेंगे बच्चों, स्टार्ट करेंगे। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, ये कंप्लीटली आपकी 11th और 12th की जो बायोलॉजी है उसका सबसे ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर है। आपका 5 मिनट का भी अगर ध्यान इधर से उधर होता है तो ये पूरा चैप्टर आपके दिमाग से क्या हो जाने वाला है, साफ हो जाने वाला है। तो पूरा फोकस आपको यहीं पर रखना है। लास्ट लेक्चर में हमने न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड बनाकर देख लिए थे कि किस तरह से न्यूक्लियोसाइड बनते हैं। कब बनता है न्यूक्लियोसाइड? जब पेंटोज शुगर से नाइट्रोजन बेस किसके थ्रू, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है। कौन सी पोजीशन पर? पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन पर नाइट्रोजन बेस जुड़ता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है और हमारा बनता है न्यूक्लियोसाइड। और जब इस न्यूक्लियोसाइड में हम फॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फेट ग्रुप को जोड़ देते हैं, जो कहां पर जुड़ता है? पेंटोज शुगर के 5th कार्बन पर, और बनाता है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। तो इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो एक सेल होती है, अगर मैं अपनी सेल की बात करूं, हमारी ह्यूमन बॉडी की सेल्स की बात करूं, तो एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये न्यूक्लियोटाइड क्या करते हैं? आपस में लिंक होते हैं और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं, और इन्हीं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से हमारे न्यूक्लिक एसिड, आरएनए और डीएनए का फॉर्मेशन होता है। अब मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनमें क्या होता है, एज अ न्यूक्लिक एसिड हमारा क्या प्रेजेंट है, एज अ जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए प्रेजेंट होता है। यहाँ पर मैंने मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म या मोस्ट ऑफ द लिविंग सेल क्यों बोला है? क्योंकि सभी के सभी, ऑलवेज क्यों नहीं बोला? क्योंकि कुछ वायरस ऐसे हैं जहां पर एज अ जेनेटिक मटेरियल या फिर मैं बोलूं न्यूक्लिक एसिड क्या प्रेजेंट है, आरएनए प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम आज क्या बनाने वाले हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन करने वाले हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को बनाकर देखेंगे। न्यूक्लियोटाइड हमने लास्ट लेक्चर में बनाकर देख लिया था। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसे बनती है, कैसे एक न्यूक्लियोटाइड दूसरी न्यूक्लियोटाइड चेन से कनेक्ट होता है, ये आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे आरएनए के लिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, देन फिर हम बनाएंगे डीएनए के लिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पर आ जाइए सामने, फोकस पूरा यहीं पर होना चाहिए। तो आरएनए के लिए बनाते हैं तो आपको सब पता है न्यूक्लियोटाइड बनाना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा? मुझे न्यूक्लियोटाइड बनाना पड़ेगा, तब जाके न्यूक्लियोटाइड चेन्स को मैं कनेक्ट करूंगी। बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड चेन्स को कनेक्ट करूंगी तो मेरा क्या बनेगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो चलिए, मैं पहले न्यूक्लियोटाइड चेन कैसे बनाई थी ये मैं आपको याद दिला देती हूँ। क्या होता है? नाइट्रोजन बेस होता है और साथ में क्या होती है? यहाँ पर पेंटोज शुगर होती है। नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर क्या करते हैं? आपस में जुड़ते हैं। कौन सी पोजीशन पे? कि पेंटोज शुगर की फर्स्ट पोजीशन पे नाइट्रोजन बेस जुड़ता है। किस बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है, और ये बनाता है हमारा न्यूक्लियोसाइड। क्या बनाता है बच्चों? न्यूक्लियोसाइड। और इस न्यूक्लियोसाइड से जब फॉस्फेट ग्रुप या फिर मैं बोलूं फॉस्फोरिक आयन जुड़ जाता है, तब हमारा क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड। और कौन सी पोजीशन पे जुड़ता है? कि भैया न्यूक्लियोसाइड होता है नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन पर नाइट्रोजन बेस जोड़ना है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। पेंटोज शुगर के 5th कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप या फिर फॉस्फोरिक एसिड जोड़ना है। किससे? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड से, और हमारा बन जाएगा न्यूक्लियोटाइड। तो आज हम किसकी बात कर रहे हैं? अभी हम करंटली बात कर रहे हैं किसके रेफरेंस में? आरएनए के रेफरेंस में न्यूक्लियोटाइड बनाकर देखते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होते हैं आरएनए में? मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पर प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन बेस के फॉर्म में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड कौन सा होता है लास्ट में जो फर्क बता देता है? यूरेसिल। अगर यूरेसिल होगा तो हमारा यूरेसिल नाइट्रोजन बेस होगा, तो न्यूक्लिक एसिड कौन सा है? आरएनए। और अगर यूरेसिल की जगह हमें थाइमिन दिखाई देता है तो क्या होगा? डीएनए।
तो ये एक नाइट्रोजन बेस ऐसा है जो डीएनए और आरएनए में क्या करता है, डिफरेंस क्रिएट करता है। और आरएनए में जो पेंटोज शुगर यूज की जाती है उसका नाम क्या है, राइबोज शुगर। क्या है बच्चों कि यहाँ पर कौन सी शुगर जुड़ेगी नाइट्रोजन बेस के साथ में, राइबोज शुगर जुड़ेगा। तो शुगर का नाम होता है राइबोज शुगर, जो क्या होती है कि एक तरह की 5 कार्बन वाली पेंटोज शुगर है और इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसको एल्डोपेंटोज भी बोलते हैं। चलिए भाई, क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। क्या करते हैं बच्चों, न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। तो एडिनिन जब राइबोज शुगर के साथ में जुड़ेगा तो बनने वाले न्यूक्लियोसाइड को हम बोलेंगे एडिनोसिन। क्या बोलेंगे, एडिनोसाइन या फिर एडिनोसिन। ग्वानिन से जुड़ेगा तो ग्वानोसाइन, साइटोसिन से जुड़ेगा तो साइटिडिन, और अगर यूरेसिल से जुड़ेगा तो हो जाएगा हमारा यूरिडीन। क्या बनेगा हमारा, यूरिडीन नाइट्रोजन बेस बनेगा, यानी कि यूरिडीन न्यूक्लियोसाइड बनेगा। क्या किया मैंने कि आरएनए में प्रेजेंट जो भी नाइट्रोजन बेस थे उन सभी को ले लिया। कौन कौन से थे, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल, और इन सभी में मैंने क्या किया, राइबोज शुगर को जोड़ दिया तो हमारा न्यूक्लियोसाइड बन गया। कौन कौन सा न्यूक्लियोसाइड बना, एडिनोसाइन, ग्वानोसाइन, साइटिडिन और यूरिडिन। अब इन सभी में मुझे क्या करना है कि इन सभी में मुझे जोड़ देना है फॉस्फेट। क्या जोड़ देना है, फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देना है, फॉस्फेट आयन जोड़ देना है, फॉस्फोरिक एसिड जोड़ देना है। ठीक है, तो अब जोड़ के हमें क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड। कौन से कार्बन पे जुड़ेगा ये, कि पेंटोज शुगर के 5th कार्बन पर जुड़ेगा और बनेगा हमारा न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड बनाकर देख लेते हैं। एडिनोसिन जब फॉस्फेट से जुड़ेगा तो यहाँ पर बनेगा एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। न्यूक्लियोटाइड कौन सा बनेगा, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। और इस एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट को मैं शॉर्ट में बोल दूंगी AMP, और इसी का दूसरा नाम है एडिनिलिक एसिड। क्या है बच्चों, एडिनिलिक एसिड। तो न्यूक्लियोटाइड कौन सा बना, एडिनिलिक एसिड या फिर एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड का नाम है। इसी तरह से ग्वानोसाइन से फॉस्फेट जुड़ेगा तो बनने वाले न्यूक्लियोटाइड का नाम है GMP, ग्वानोसाइन मोनोफॉस्फेट, और इसी को दूसरा मैं नाम दूंगी ग्वानिलिक एसिड। क्या दूंगी बच्चों नाम दूसरा, ग्वानिलिक एसिड। साइटिडिन से फॉस्फेट जुड़ेगा तो साइटिडिन मोनोफॉस्फेट, और इसी को दूसरा हम नाम क्या देंगे, साइटिडिलिक एसिड, साइटिडिलिक। ये भी एक न्यूक्लियोटाइड है, किसका, आरएनए की बात कर रहे हैं। अब यूरिडीन से फॉस्फेट जोड़ना है, यूरिडीन न्यूक्लियोसाइड था उससे फॉस्फेट जुड़ा तो हमारा बनने वाले न्यूक्लियोटाइड का नाम होगा यूरिडीन, यूरिडीन मोनोफॉस्फेट, और इसी को दूसरा नाम हम क्या देंगे, यूरिडिलिक एसिड। ठीक है, तो क्या हुआ कि आरएनए में प्रेजेंट जितने भी तरह का न्यूक्लियोटाइड थे वो हमने सामने बनाकर देख लिए। अब ये सभी न्यूक्लियोटाइड क्या करेंगे, आपस में लिंक हो जाएंगे और बनाएंगे पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि आरएनए किससे मिलकर बना होता है, कि आरएनए जो है राइबो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। आरएनए किससे मिलकर बना है, आरएनए न्यूक्लिक एसिड बहुत सारी राइबो न्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना होता है। और राइबो न्यूक्लियोटाइड कौन कौन से हैं यहाँ पर, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, साइटोसिन मोनोफॉस्फेट या फिर यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। ठीक है, तो AMP, GMP, CMP और UMP ये सभी राइबो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर क्या बना होता है, हमारा आरएनए मिलकर बना होता है। ये वैसे देखा जाए तो ये सारी चीजें जो है ना 11th क्लास में बच्चा पढ़ लेता है बायोमोलिक्यूल्स में, पर मुझे यहाँ पर आपको पढ़ानी पड़ रही है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को किसी भी तरीके से ये ना लगे कि हमारा कुछ तो अधूरा है। क्या है, कुछ तो अधूरा है, कुछ तो इनकम्प्लीट है जो हमने नहीं पढ़ा है। यानी कि हर एक लेवल पर आपकी सारी की सारी चीजें कंप्लीट होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर लास्ट में क्या लिख सकती हूँ, दैट आरएनए किसका पॉलीमर है, आरएनए इज मेड अप ऑफ पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड, पॉलीमर ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। और राइबोन्यूक्लियोटाइड्स कौन कौन से हैं, अभी देखे हमने AMP, GMP, CMP और UMP, ये सभी राइबोन्यूक्लियोटाइड से मिलकर क्या बनाता होता है हमारा आरएनए।
अब आरएनए के रेफरेंस में हमने न्यूक्लियोटाइड देख लिए, अब हम किसके रेफरेंस में, डीएनए के रेफरेंस में न्यूक्लियोटाइड देखेंगे। तो डीएनए के रेफरेंस में भी वही होगा जो अभी हुआ कि क्या होगा, सबसे पहले नाइट्रोजन बेस है, नाइट्रोजन बेस किससे जुड़ेगा, पेंटोज शुगर से जुड़ेगा। किससे जुड़ेगा बच्चों, पेंटोज शुगर से जुड़ेगा और क्या बनाएगा, न्यूक्लियोसाइड बनाएगा। क्या बनाएगा बच्चों, न्यूक्लियोसाइड बनाएगा। और इस न्यूक्लियोसाइड से क्या जुड़ेगा, फॉस्फोरिक एसिड जुड़ेगा या फिर फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा और बनेगा क्या, हमारा न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं कि अब हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियोटाइड किसके बारे में, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स की बात कर रहे हैं तो नाइट्रोजन बेस कौन कौन सा होगा यहाँ पर, कि यहाँ पर डीएनए के लिए जब हम बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड्स की तो नाइट्रोजन बेस होगा हमारा एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड वहां पर क्या था, वहां पर था यूरेसिल, यहाँ पर क्या है हमारा थाइमिन। वहां पर मतलब आरएनए में यूरेसिल था और यहाँ पर डीएनए में क्या होता है, थाइमिन नाइट्रोजन बेस होता है। पेंटोज शुगर कौन सी होती है कि आरएनए के लिए हम जो पेंटोज शुगर 5 कार्बन वाली पेंटोज शुगर यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं राइबोज शुगर, जबकि डीएनए के लिए हम जिस पेंटोज शुगर को यूज करते हैं उस पेंटोज शुगर का नाम होता है डीऑक्सी राइबोज शुगर। क्या होता है, डीऑक्सी राइबोज शुगर। और आपको पता है डीऑक्सी कैसे बनी कि सेकेंड कार्बन पर जो प्रेजेंट OH था वहां से हमने क्या किया, एक ऑक्सीजन को हटा दिया था। एक ऑक्सीजन जब वहां से एब्सेंट हो जाता है सेकेंड कार्बन से, बीटा वाले स्ट्रक्चर में बात कर रही हूं मैं, तो वहां पे क्या होता है कि भैया डीऑक्सी राइबोज शुगर का फॉर्मेशन होता है। ये भी क्या है, पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन वाली शुगर है और साथ में क्या होती है, एल्डो पेंटोज होती है, यानी कि एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो सभी के लिए ग्वानिन से भी क्या जुड़ेगी, डीऑक्सी राइबोज शुगर जुड़ेगी, साइटोसिन से भी डीऑक्सी राइबोज शुगर जुड़ेगी। तो जोड़ देते हैं सभी को एक साथ और एक ही साथ सबके क्या बना लेंगे हम, न्यूक्लियोसाइड बना लेंगे। चलिए न्यूक्लियोसाइड, तो न्यूक्लियोसाइड क्या बनेगा, जैसे आरएनए में बना था वैसा ही बनेगा, उनके आगे डीऑक्सी जोड़ देना है। तो यहाँ पर न्यूक्लियोसाइड जो बनेगा उसका नाम है डीऑक्सी एडेनोसिन। क्या है, डीऑक्सी एडेनोसाइन। ग्वानिन से जुड़ेगी डीऑक्सी राइबोज शुगर, तो यहाँ पर बनेगा डीऑक्सी ग्वानोसाइन। साइटोसिन से जुड़ेगी तो यहाँ पर बनेगा डीऑक्सी साइटिडीन। न्यूक्लियोसाइड और थाइमिन से जुड़ेगा तो डीऑक्सी थाइमिडीन, डीऑक्सी थाइमिडीन। ठीक है, न्यूक्लियोसाइड बन गया। अब इन सभी न्यूक्लियोसाइड से क्या करना है, मुझे फॉस्फेट आयन जोड़ देना है, मतलब फॉस्फोरिक ग्रुप जोड़, फॉस्फोरिक एसिड जोड़ना है, फॉस्फेट ग्रुप जोड़ देना है। तो जोड़ते हैं, क्या बनेगा फिर हमारा, न्यूक्लियोटाइड बनेगा। क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड बनेगा। तो न्यूक्लियोटाइड क्या बनेगा, डीऑक्सी एडिनोसाइन। न्यूक्लियोसाइड में जब फॉस्फेट ग्रुप हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर बनेगा डीऑक्सी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। क्या बनेगा बच्चों, डीऑक्सी एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। और इसी को मैं शॉर्ट में क्या लिख सकती हूँ, DAMP, डीऑक्सी मोनोफॉस्फेट, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। और इसी का दूसरा नाम क्या होगा, डीऑक्सी एडिनिलिक एसिड। क्या होगा, डीऑक्सी एडिनिलिक एसिड। आया समझ में। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों, न्यूक्लियोटाइड बना रहे हैं। चलिए अब क्या होगा, डीऑक्सी ग्वानोसाइन से फॉस्फेट ग्रुप जोड़ूंगी तो यहाँ पर बनेगा डीऑक्सी ग्वानोसाइन मोनोफॉस्फेट और इसी का दूसरा नाम क्या होगा, ग्वानिलिक एसिड। बन गया एक और न्यूक्लियोटाइड। कौन सा न्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सी ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट या फिर ग्वानिलिक एसिड। डीऑक्सी साइटिडीन से फॉस्फेट जुड़ा तो यहाँ पर बनने वाला न्यूक्लियोटाइड क्या है, डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट और इसी को हम क्या बोलेंगे, डीऑक्सी, दूसरा नाम क्या है इसका, डीऑक्सी साइटिडिलिक एसिड।
डीऑक्सीसाइटिडिलिक एसिड। इसी तरह से डीऑक्सीथाइमिडीन न्यूक्लियोसाइड से फॉस्फोरिक एसिड जुड़ा तो यहाँ पर बनेगा हमारा डीऑक्सीथाइमिडीन मोनोफॉस्फेट, और इसी का दूसरा नाम है डीऑक्सीथाइमिडिलिक एसिड। तो ये क्या बन गए हमारे डीएनए के न्यूक्लियोटाइड बन गए। तो मैं बोल सकती हूँ कि डीएनए किसका पॉलीमर होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है डीएनए, या फिर डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर्स की चेन से क्या होता है, मिलकर बना होता है। और डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड कौन कौन से हैं यहाँ पर कि डीएएमपी डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डीजीएमपी डीसीएमपी और डीटीएमपी, ये चारों के चारों डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड है, जिससे किसका फॉर्मेशन होता है कि हमारी किसका पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन होता है, यानी कि न्यूक्लिक एसिड बनते हैं। कौन सा वाला, डीएनए। तो थाइमीन है इसमें, जो क्या है नाइट्रोजन बेस अलग है, और आरएनए में क्या होता है हमारा यूरेसिल होता है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ स्टार पॉइंट लगा के, दैट डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स। और इसी को कौन कौन से डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोसाइड है, डीएएमपी डीजीएमपी डीसीएमपी और है हमारा डीटीएमपी। ये क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड्स है। तो ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड क्या करेंगे, जब आपस में लिंक हो जाएंगे एक दूसरे से, तो ये क्या करेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन करेंगे। और वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्या करेगी, हमारे न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करेगी, डीएनए या फिर आरएनए। डिपेंड करता है कि जुड़ने वाले जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है वो कौन से पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। अगर राइबो न्यूक्लियोटाइड होंगे तो आरएनए का फॉर्मेशन करेगी, और डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड होंगे तो क्या करेंगे, डीएनए का फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि डीएनए के हेलिक्स को बनाने का काम करेंगे। तो देखिए आगे, अब हम बात करते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की। किसकी बात करते हैं कि अब हम बात कर रहे हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, तो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ के दिखाती हूं मैं। सबसे पहले तो हम एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, क्या करते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड कब बनेगा, जब न्यूक्लियोसाइड बनेगा। न्यूक्लियोसाइड पे हम क्या जोड़ने वाले हैं, फॉस्फोरिक एसिड जोड़ने वाले हैं, तब जाके हमारा क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड बनेगा न्यूक्लियोसाइड से। तो पहले हम क्या करेंगे कि देखिए, ये पेंटोज शुगर होती है, ये लीजिए, ये एक पेंटोज शुगर है। इस पेंटोज शुगर पे आपको पता है कि फर्स्ट कार्बन पर क्या जुड़ता है, नाइट्रोजन बेस जुड़ता है। नंबरिंग करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। 5 कार्बन वाली क्या है, ये हमारी पेंटोज शुगर है, जिसमें क्या होता है, 4 जो कार्बन होते हैं वो तो रिंग के अंदर प्रेजेंट होते हैं और 5वां कार्बन रिंग के बाहर प्रेजेंट होता है। इसके फर्स्ट कार्बन पर क्या जुड़ता है, हमारा नाइट्रोजन बेस जुड़ता है। पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन पर नाइट्रोजन बेस जुड़ता है, कौन से बॉन्ड के थ्रू, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू। और इसको हम बोलते हैं क्या, हमारा कौन सा स्ट्रक्चर बना है ये, कि ये न्यूक्लियोसाइड बना है। अब मुझे इस न्यूक्लियोसाइड में क्या जोड़ना है, फॉस्फोरिक एसिड जोड़ना है। तो ये देखिए, फॉस्फोरिक एसिड जोड़ते हैं यहाँ पर। ये हमारा फॉस्फोरिक एसिड होगा। क्या होगा कि फॉस्फोरिक एसिड के तो OH को रिमूव करेंगे यहां से हम, और पेंटोज शुगर के 5th कार्बन से हम हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, और यहाँ पर इन दोनों के बीच में बन रहा था हमारा फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बन रहा था, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। और आपको मैंने ये भी बताया था कि क्यों फॉस्फोरिक एसिड होने के बाद में भी इससे हम H+ आयन की जगह OH ग्रुप को रिमूव करते हैं,
क्योंकि हमने कहा था कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं उनका चार्ज, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, वो एसिडिक होते हैं, यानी कि अगर हम एक्वस मीडियम में फॉस्फोरिक एसिड को रख रहे हैं तब तो H+ आयन रिमूव होगा, लेकिन अगर हम एसिडिक मीडियम में ये करवा रहे हैं, फॉस्फोरिक एसिड एसिडिक मीडियम में प्रेजेंट है, तो वहां से OH- मतलब OH आयन क्या होंगे, OH ग्रुप होगा हमारा रिमूव। तो यहाँ से OH ग्रुप रिमूव किया, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव किया, और इन दोनों के बीच में हमारा ये क्या बन गया कि हमारा बन गया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बन गया बच्चों? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ये क्या हो गया कि ये न्यूक्लियोसाइड था, ये हमारा न्यूक्लियोटाइड, ये हमारा फॉस्फोरिक एसिड था, तो न्यूक्लियोसाइड से फॉस्फोरिक एसिड जैसे ही जुड़ा हमारा एक स्ट्रक्चर बन गया न्यूक्लियोटाइड का। तो ये तो मैंने बनाया है अभी सिंगल स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड का। ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स के स्ट्रक्चर क्या होंगे, मेनी न्यूक्लियोटाइड चेन जब आपस में लिंक करेंगे तब पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। तो एक और चेन मैं यहाँ पर बना देती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर बनाने की दोबारा से मेहनत नहीं करूंगी, मैं क्या करूंगी, इसको कॉपी कर लूंगी। ठीक है, तो ये एक और हमारी क्या हो गई, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, सॉरी न्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन हो गया। एक और न्यूक्लियोटाइड हमने चेन देख ली। अब एक न्यूक्लियोटाइड चेन दूसरी न्यूक्लियोटाइड चेन से कहां जुड़ती है कि पहली न्यूक्लियोटाइड चेन के किससे, कि पहली न्यूक्लियोटाइड चेन की पेंटोज शुगर से, पहली न्यूक्लियोटाइड चेन की पेंटोज शुगर से क्या जुड़ेगा, दूसरे न्यूक्लियोटाइड, जो दूसरी न्यूक्लियोटाइड का क्या होगा, फॉस्फोरिक एसिड होगा, वो जुड़ेगा किससे, पहली न्यूक्लियोटाइड की पेंटोज शुगर से। और किस कार्बन से जुड़ेगा, किसके, थर्ड कार्बन से ये जुड़ेगा। ठीक है, तो थर्ड कार्बन से मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर जोड़ के आपको दिखाती हूँ। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर में हमें चेंजेस लाने पड़ेंगे बच्चों। ठीक है, अब दिखाते हैं बना के कि ये रहा क्या, कि ये है हमारा OH ग्रुप, ये रिमूव होगा, और थर्ड कार्बन से हमें क्या हटाना है, H हटाना है। थर्ड कार्बन से H हटाया, यहाँ से OH ग्रुप हटाया, तो ये क्या हो गया, एक सेकेंड, कि ये हो गया हमारे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन। ये लो, तो देख सकते हो आप कि पहली न्यूक्लियोटाइड चेन से दूसरी न्यूक्लियोटाइड चेन कहां पर जुड़ी है, कि ये पहले वाले न्यूक्लियोटाइड चेन की पेंटोज शुगर के थर्ड कार्बन से सेकंड न्यूक्लियोटाइड चेन का फॉस्फोरिक एसिड का फॉस्फोरस क्या जुड़ता है, थर्ड कार्बन पर जुड़ता है। और आपको पता है कि पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप के बीच में फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि ये वाली जो रिंग है, सेकेंड रिंग जो मैंने बनाई है, सेकेंड चेन, इसमें क्या है, आप क्लियरली आपको दिखाई दे रहे हैं कि दो फॉस्फेट ग्रुप, दो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड प्रेजेंट है। एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड तो पहले ही बन गया था पांचवें कार्बन के साथ में, लेकिन अब इसने क्या किया है कि थर्ड कार्बन के साथ में भी एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनाया है। तो मैं इसको लिखूंगी तो मैं इसको क्या बोल सकती हूँ कि यहाँ पर बना है 3-5 फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड, ये बोल सकती हूँ मैं इसको कि यहाँ पर फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड बना है। किस किस के बीच में, कि तीसरे और पांचवें कार्बन के बीच में एक और फॉस्फो, देखो एक तो पांचवें कार्बन के पास था, पांचवें कार्बन से जुड़ के फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बन रहा था, और एक थर्ड कार्बन से जुड़ के फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बन रहा है, तो मैं इसका नाम दूंगी 3-5 फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। अब देखो एक और चीज, मैं एक और स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर जोड़ के दिखाती हूँ और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं हम। ठीक है, ये लीजिए एक और स्ट्रक्चर में बनाती हूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ पर पेंटोज शुगर कौन सी है, डीऑक्सीराइबोज वाली, यानी कि आरएनए के लिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना रहे हैं हम। और आरएनए के लिए नाइट्रोजन बेस कौन कौन से होंगे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, अभी मैंने पढ़ा है।
एक सेकेंड, H2O हटाना था ना यहाँ से, एक सेकेंड बच्चों, H2O हटेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन हटाएंगे और ऑक्सीजन यहाँ पे ही रहेगा इसका, इसके ऑक्सीजन के साथ में जुड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर भी यही होगा। ये लो, तो 3-5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड यहाँ पर बन गया है, यहाँ पर भी। तो यानी कि मैंने 3 तरह की न्यूक्लियोटाइड चेन को जोड़ा और क्या बनाई, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाई। तो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स के बीच में क्या होता है, 3-5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि यहाँ पर एक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड तो पहले से प्रेजेंट, ये भी क्या है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है। तो ये जब फॉस्फोएस्टर बॉन्ड पहले से प्रेजेंट था और एक और फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बना पेंटोस शुगर से, तो हमने इस बॉन्ड को क्या नाम दे दिया कि 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बीच में 3-5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है। और पेंटोस शुगर से नाइट्रोजन बेस किसके थ्रू, कि ये जुड़ता है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू, यहां पर बनता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब देखिए, जब भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन होगा, यानी कि न्यूक्लियोटाइड चेन आपस में लिंक करेंगी, बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड चेन आपस में जुड़ेगी, पॉलीमराइजेशन करेंगी। तो यहाँ पर पॉलीमराइजेशन कहाँ होता है कि 5' से 3' होता है। इस एंड को हम बोलते हैं 5' एंड, क्या बोलते हैं, 5' और इसको हम बोलते हैं 3'। 5 से 3' की तरफ क्या होता है, 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन होता है। और 5 एंड को, किसको बच्चों, 5 एंड को हम, 5 प्राइम एंड को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर 5 प्राइम एंड को बोला जाता है फ्री फॉस्फेट ग्रुप, या फिर क्या बोलते हैं यहाँ पर फ्री फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फ्री फॉस्फेट ग्रुप भी बोलते हैं 5 प्राइम एंड को, यानी कि 5' एंड को हम फ्री फॉस्फेट ग्रुप भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो 5th पेंटोस शुगर का 5th कार्बन है जो 5 प्राइम पर यानी कि 5 एंड की तरफ प्रेजेंट है, उसका फॉस्फेट ग्रुप क्या है, अभी फ्री है। ये फॉस्फेट ग्रुप हमेशा ही फ्री रहेगा, यहाँ से स्ट्रक्चर शुरू हुई है, ऐसा नहीं कि ये ऊपर जाके किसी और से जुड़ जाएगा, नहीं नहीं, ये ऊपर जाके किसी और से जुड़ेगा तो 5 प्राइम पे उस वाली न्यूक्लियोटाइड को मानेंगे हम, ठीक है। तो ये क्या है, 5 एंड पर मैं देख सकती हूँ कि इसका फॉस्फेट ग्रुप किसी भी और किससे न्यूक्लियोटाइड चेन से लिंक नहीं हो रहा है, कनेक्शन नहीं बना रहा है। और इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये 1 2 3 4 5 की जो 3 प्राइम पर या 3' एंड है, उसको मैं क्या बोल सकती हूँ कि 3' एंड को आप बोल सकते हो फ्री OH ग्रुप। क्या बोल सकते हो, फ्री OH ग्रुप। क्यों बोल सकती हूँ, क्योंकि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कितनी भी बड़ी हो, जो 3 प्राइम पर प्रेजेंट न्यूक्लियोटाइड चेन होगी, उसके 3rd कार्बन पर जो प्रेजेंट OH ग्रुप है, ये क्या कर रहा है, ये किसी और के साथ लिंक नहीं हो रहा है, किसी और के साथ में ये क्या करेगा, लिंक नहीं करेगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन नहीं बनाएगा, यानी कि 3 प्राइम एंड पर क्या होगा, OH ग्रुप फ्री होगा और 5 प्राइम एंड पर फ्री फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होगा। और हमेशा पॉलीमराइजेशन यानी कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन कहाँ होगा, 5 एंड से 3 एंड की तरफ होगा। कहां पर होगा, 5' से 3' की तरफ होगा। देखो ऊपर से नीचे की तरफ मैं क्या कर रही हूँ, न्यूक्लियोटाइड चेन्स को बना रही हूँ और आपस में इनको लिंक कर रही हूँ और क्या बना रही हूँ, आगे स्ट्रक्चर पॉलीन्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बना रही हूँ। तो आप देख सकते हो कि देखो इस तरह से होता है हमारा डीएनए। अगर कोई भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की अगर मैं डीएनए की बात कर रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि डीऑक्सीराइबोस शुगर लिए मैंने, तो डीएनए की जब मैं बात कर रही हूँ तो आप क्लियरली देख सकते हो कि ये क्या होता है, हम इस एंड को बोलते हैं 5' एंड, इस एंड को हम क्या बोलते हैं 3' एंड, ठीक है। तो 5 एंड को मैं क्या बोलूंगी, फ्री फॉस्फेट ग्रुप, क्योंकि इसका फॉस्फेट आयन किसी और के साथ में ग्रुप नहीं बनाता दिखाई दे रहा, फ्री है फॉस्फेट ग्रुप। और यहाँ पर लास्ट जो 3 प्राइम पर क्या प्रेजेंट है, हमारा पेंटोस शुगर प्रेजेंट है, उसका OH ग्रुप भी फ्री है, किसी और के साथ लिंक नहीं हो रहा है। तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि जो पॉलीमराइजेशन होता है, क्या होता है, पॉलीमराइजेशन होता है वो कहाँ होता है, 5' से 3' की तरफ होता है। तो यहाँ पर एक स्टार पॉइंट लगाती हूँ और मैं लिखती हूँ दैट पॉलीमराइजेशन अकर in 5' to 3' डायरेक्शन। 5' से 3' की डायरेक्शन में क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन होता है, यानी कि हमारा पॉलीमराइजेशन होता है। और बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड चेन क्या करेंगी, जब एक दूसरे से लिंक करती है बहुत सारी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, तब न्यूक्लियोटाइड चेन जब आपस में लिंक होंगी बहुत सारी न्यूक्लियोटाइड चेन्स, तब जाके हमारी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। यहाँ तक बात क्लियर है।
देखिए अब आगे, अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर देख के ये मान लो ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, तो क्या आप इसको देखकर ये बता सकते हो कि एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में नंबर ऑफ टोटल ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स का नंबर कितना है, या फिर टोटल फॉस्फोएस्टर बॉन्ड्स का नंबर कितना है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स का नंबर कितना है। तो देखो ध्यान रखो, इधर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पता लगाना है मुझे, तो यहाँ पर 3 न्यूक्लियोटाइड चेन लिए मैंने, और हर एक न्यूक्लियोटाइड चेन पर क्या है कि हर एक न्यूक्लियोटाइड चेन में एक पेंटोज शुगर से एक नाइट्रोजन बेस क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो यहाँ पर मैं ये बोल सकती हूँ कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड 1 2 3 तीन न्यूक्लियोटाइड चेन है या फिर 3 नाइट्रोजन बेस यहाँ पर प्रेजेंट है। तो टोटल ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कितने बन रहे हैं, देखिए एक यहाँ बन रहा है, एक यहाँ पर बन रहा है, एक यहाँ पर बन रहा है, तो टोटल 3 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहे हैं। कितने, 3 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहे हैं। यानी कि मैं बोल सकती हूँ कि अगर मुझे किसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में नंबर ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, टोटल नंबर ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स का पता लगाना होगा, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं ये काउंट कर लूं कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कितनी न्यूक्लियोटाइड चेन से या फिर कितने नाइट्रोजन बेस से मिलकर बनी है। ठीक है, 3 नाइट्रोजन बेस है या 3 न्यूक्लियोटाइड चेन है, तो टोटल ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स का नंबर 3 है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि टोटल फॉस्फोडाइएस्टर्स बॉन्ड कितने हैं उसके बारे में बताओ, तो कैसे पता चलेगा, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड्स का कैसे पता चलेगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स का कैसे पता लगाओगे। तो आप देख सकते हो कि अगर 3 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स यहाँ पर है या 3 नाइट्रोजन बेस यहाँ पे प्रेजेंट हैं, तो 3 न्यूक्लियोटाइड चेन के बीच में 2 फॉस्फो, एक तो ये रहा एक ये रहा, 2 फॉस्फोडाइएस्टर्स बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। यानी कि जितनी भी नाइट्रोजन बेस है या टोटल न्यूक्लियोटाइड्स है उनमें से क्या करेंगे हम n-1 कर देंगे। लेकिन अभी भी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का पता आप ऐसे नहीं लगाओगे, क्योंकि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स आल्सो डिपेंड की जो स्ट्रक्चर है, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है वो सिंगल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का डीएनए है या फिर डबल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का डीएनए है। डीएनए आपका लीनियर है या फिर सर्कुलर है, इस पे डिपेंड करता है। तो एक बार देखते हैं इधर, क्योंकि इससे रिलेटेड क्या होता है बच्चों, न्यूमेरिकल्स भी आए हुए हैं। तो क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का पता लगाना तो बहुत इजी है। नंबर ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, नंबर ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेसिस, या तो नाइट्रोजन बेस को काउंट कर लो या फिर और नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, राइट, नाइट्रोजन बेस या फिर नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स पता लगा लो। तो इससे क्या पता चल सकता है हमें कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कितने हैं। ठीक है, अभी बताया मैंने, लेकिन मुझे क्या पता करना है, नंबर ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड अगर पूछे जाए, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड पूछा जाए, शॉर्ट में मैं इसको बोल सकती हूँ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को PDB। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि डिपेंड करता है डीएनए कौन सा है। ठीक है, डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में भी डीएनए सर्कुलर है या फिर डीएनए लीनियर है। क्या है कि डीएनए लीनियर है या फिर डीएनए सर्कुलर है। ऐसे ही डबल स्ट्रैंडर्ड डीएनए में भी क्या होगा कि हमें देखना पड़ेगा कि डबल स्ट्रैंडर्ड डीएनए भी लीनियर वाला डबल स्ट्रैंडर्ड डीएनए है या फिर सर्कुलर वाला डबल स्ट्रैंडर्ड डीएनए है, तब जाके हमें पता चलेगा। कंडीशन अलग अलग होगी, यानी कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का पता लगाना इतना आसान नहीं है कि आपने सोचा और आपको पता लग गया। नंबर ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स तो बहुत इजीली पता लगा सकते हैं कि काउंट कर लो टोटल नाइट्रोजन बेस कितने हैं या फिर काउंट कर लो टोटल न्यूक्लियोटाइड्स कितने हैं। तो जितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, जितने नाइट्रोजन बेस होंगे, उतने ही क्या होंगे कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स के नंबर होंगे। लेकिन नंबर ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड डिपेंड करता है पहले तो कि डीएनए जो है वो सिंगल स्ट्रैंडर्ड डीएनए है या फिर डबल स्ट्रैंडर्ड डीएनए है, और सिंगल स्ट्रैंडर्ड डीएनए में भी डीएनए लीनियर है या फिर सर्कुलर है। तो इमेजिन करो कि ये कोई डीएनए है, सिंगल स्ट्रैंडर्ड डीएनए है, ठीक है, और ये क्या है, लीनियर है, बिल्कुल सीधा बना हुआ है यानी कि लीनियर है। तो इसमें क्या करना है, मुझे फॉस्फोडाइएस्टर्स बॉन्ड का पता लगाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि देखो इधर देखो लास्ट में कि कोई सिंगल स्ट्रैंडर्ड डीएनए है और लीनियर है,
तो यहाँ पर जितने टोटल न्यूक्लियोटाइड्स हैं, कितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं 1 2 3, या फिर टोटल कितने नाइट्रोजन बेस हैं 3 नाइट्रोजन बेस हैं, तो 3 नाइट्रोजन बेस के बीच में कितने टोटल 2 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड पता चल लग रहा है। तो यहाँ पर मैं n इज इक्वल टू लिखूंगी, सबसे पहले मैं लिखूंगी यहाँ पर n, क्या लिखूंगी n, और n इक्वल टू क्या होगा नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और नाइट्रोजन बेसिस। नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स और नाइट्रोजन बेसिस क्या है यहाँ पर n है। तो सिंगल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए जब होगा तो मुझे फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स का पता लगाना है। तो मैं क्या करूंगी, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स या फिर नाइट्रोजन बेस में से -1 कर दूंगी, तो मुझे क्या पता चल जाएगा सिंगल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए में कितने फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। तो n इज इक्वल टू, जैसे वहां पर 3 था तो यहाँ पर n इक्वल टू 3 रखा, तो 3 - 1 इज इक्वल टू 2, तो 2 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड प्रेजेंट हुए। लेकिन अगर डीएनए कैसा है, इस तरह से सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, तो क्या होगा यहाँ पर देख सकते हो आप, ये क्या है एक दूसरे से इस तरह से जुड़ेंगे। तो यहाँ पर क्या है, जैसे ये क्या है नाइट्रोजन बेस है, क्या सोच लो कि ये नाइट्रोजन बेस है या न्यूक्लियोटाइड्स हैं, तो 3 न्यूक्लियोटाइड्स आपस में किस तरह से 3 जगह पर जुड़े हुए हैं, तो ये जुड़े हुए हैं किससे 3 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से। यानी कि अगर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है लेकिन वो सर्कुलर है तो नंबर ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पर n होगा, क्या होगा n होगा। यानी कि जितने नाइट्रोजन बेस या फिर जितने न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उतना ही क्या होगा सर्कुलर डीएनए होने पर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। अब बात करते हैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की। तो एक लीनियर चेन ये है, एक ये है, ठीक है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, 2 मैंने क्या कर दी चेन बनाकर यहाँ पर दिखा दिया आपको। तो 2 चेन्स यहाँ पे प्रेजेंट है, तो यहाँ पे मान लो ये एक न्यूक्लियोटाइड चेन, ये दूसरी न्यूक्लियोटाइड चेन और ये तीसरी न्यूक्लियोटाइड चेन, इस तरह से न्यूक्लियोटाइड चेन्स क्या हो रही है जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर टोटल कितनी 1 2 3, 3 क्या थी हमारे, 3 क्या थे वहां पे न्यूक्लियोटाइड्स थे। अभी लास्ट हमने पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन स्ट्रक्चर बना के देखी है कि 3 टोटल न्यूक्लियोटाइड्स या 3 नाइट्रोजन बेस यहाँ पे प्रेजेंट है। तो 3 के बीच में एक की बात करूंगी लीनियर वाली में, तो मुझे क्या करना पड़ा था n-2। तो इसी तरह की एक और स्ट्रक्चर में इधर बना दूंगी, तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड वहां पर भी अगर 3 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे तो उनके बीच में 2 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होंगे। तो इधर से भी n-1 करना है और उधर से भी मेरे को n-1 करना पड़ेगा। तो टोटल अगर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और वो लीनियर है तो मुझे क्या करना पड़ेगा उसके लिए कि मुझे n-2 निकालना पड़ेगा, तब जाके डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए में मुझे क्या पता चलेगा टोटल फॉस्फोडाइएस्टर्स बॉन्ड्स का पता चलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, मुझे क्या करना पड़ेगा n-2 करना पड़ेगा एक डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए में। अब मैं बात कर रही हूँ कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए लेकिन लीनियर नहीं है, कौन सा है सर्कुलर है। तो ये एक और डीएनए बना के देखो यहाँ पर, तो ये भी आपस में नाइट्रोजन बेस जुड़े हुए हैं या न्यूक्लियोटाइड्स जुड़े हुए हैं। तो कितने हैं टोटल आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 नाइट्रोजन बेस है और 1 2 3 4 5 6 ही क्या है यहाँ पर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स प्रेजेंट है। तो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए जब होगा तो वहां पर क्या होगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स का नंबर कैसे पता चलेगा इज इक्वल टू 1 होगा, क्या होगा इक्वल टू 1 होगा। यहाँ पे सब जगह बच्चा इक्वल टू है। इक्वल टू n-1 इज इक्वल टू n, और यहाँ पर क्या होगा लीनियर वाले में n-2 और सर्कुलर होगा डीएनए तो क्या होगा कि इज इक्वल टू n। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं नंबर ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो कि पूछे भी जाते हैं, अभी क्वेश्चंस करवा रही हूँ न्यूमेरिकल, और नंबर ऑफ टोटल फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स का हम क्या कर सकते हैं पता लगा सकते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो फॉर्मूला बताया उसके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड will be present in a linear
in a linear double stranded DNA with 10,000 न्यूक्लियोटाइड्स। क्या बोल रहा है कि कितने फॉस्फोडाइएस्टर डीएनए फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होंगे अगर डीएनए कौन सा है, लीनियर है और डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, और साथ में नंबर किसका दिया है कि टोटल न्यूक्लियोटाइड्स कितने हैं, 10,000 न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो आप बताओ कि कितने यहाँ पर क्या होंगे, फॉस्फोडाइएस्टर्स बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। तो आंसर कैसे निकालोगे, अभी बताया है कि डीएनए कौन सा है, पहले तो ये देखना है डीएनए कौन सा है, डबल स्टैंडर्ड है, और कौन सा है, लीनियर है। तो क्या करना है, n-2 करना है। टोटल n इज इक्वल टू क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स या फिर नाइट्रोजन बेस। तो सामने वाला जो क्वेश्चन दे रहा है वो आपको नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स का नंबर भी दे सकता है या फिर नाइट्रोजन बेसिस का नंबर भी वहां पर दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर चेक करते हैं अब हम। तो मुझे क्या करना है कि भाई n इक्वल टू क्या है मेरा, 10,000 न्यूक्लियोटाइड्स, और डीएनए कैसा है, लीनियर है, डबल स्टैंडर्ड है। तो मैं क्या करूंगी, फॉर्मूला पुट करूंगी, n-2 टोटल नंबर ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर्स बॉन्ड। चलो फॉर्मूला लिख देती हूँ। तो आंसर, नंबर ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड इज इक्वल टू कितना है, नंबर ऑफ टोटल न्यूक्लियोटाइड्स या नाइट्रोजन बेस n-2। तो यहाँ पर क्या होगा, 10,000 - 2 इज इक्वल टू 9,998 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स बनेंगे। इतने फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होंगे जब 10,000 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। ठीक है, n-2 कर दिया। अच्छा, एक और क्वेश्चन देती हूँ। हाउ मेनी phosphodiester bonds will be present in a linear DNA with 5,000 base pairs। क्या बोला है कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स बताओ कि कितने टोटल नंबर ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेंगे एक लीनियर डीएनए में जिसमें कितने टोटल 5,000 बेस पेयर्स प्रेजेंट है। यानी कि नाइट्रोजन बेस तो दिए हैं लेकिन बेस पेयर में दिए हैं, बेसिस नहीं दिए हैं डायरेक्टली। तो सबसे पहले क्या करना है बेटा, एक बेस पेयर इज इक्वल टू होता है दो बेसिस, दो नाइट्रोजन बेसिस। तो पहले तो 5,000 को आप बेस में लेकर आओ, तब जाके फिर लीनियर वाला हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर वन बेस पेयर इज इक्वल टू क्या होगा, टू बेसिस। तो 5,000 क्या है, 5,000 बेस पेयर्स हैं। तो इज इक्वल टू क्या हुआ, 5,000 इंटू 2, 10,000 बेसिस, 10,000 बेसिस। अब देखो इन अ लीनियर डबल स्टैंडर्ड, लीनियर है डीएनए, और देखिए फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स विल बी प्रेजेंट इन अ लीनियर डीएनए। दूसरी प्रॉब्लम इन्होंने यहाँ पर दी है कि ये नहीं बताया इन्होंने कि लीनियर डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है या फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। तो देखो आपको ये पता होना चाहिए कि बेस पेयर कभी भी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में नहीं बनेगा। मान लो ये कोई एक डीएनए का चेन है और ये दूसरे डीएनए का चेन है, तो कभी भी इस डीएनए में जैसे मान लो ए टी जी सी इस तरह से क्या प्रेजेंट है, हमारे नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट है। तो कभी भी सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में क्या होगा कि ये आपस में कभी भी बॉन्ड नहीं बनाएंगे। हमेशा बेस पेयरिंग कब होगी कि बेस पेयरिंग होगी किसके बीच में, दो, जब आपके डीएनए के या फिर आरएनए के किसी के भी जो न्यूक्लिक एसिड होंगे, तो डीएनए बोला है इसने, तो जब दो डीएनए के थ्रेड प्रेजेंट होंगे, दो डीएनए प्रेजेंट होंगे, उन दोनों डीएनए की थ्रेड्स के बीच में यानी कि दो डीएनए हेलिक्स के बीच में क्या होगी, पेयरिंग होगी। तो यहाँ पर सामने क्या प्रेजेंट होगा, इस तरह से पेयरिंग प्रेजेंट होंगी जिनके बीच में क्या होंगे कि ये बेस पेयर्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे इस तरह से, जिनके बीच में पेयरिंग होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जहां पर बेस पेयर आ जाए वहां पर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है या फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है,
मैटर नहीं करता, क्योंकि बेस पेयरिंग कहाँ पर होगी कि जहां पर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, दो स्ट्रैंड होंगे डीएनए के, तब जाके बेस पेयरिंग होगी। कभी भी सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के आपस में जो नाइट्रोजन बेसिस होंगे वो पेयरिंग नहीं करेंगे, ठीक है। तो वन बेस पेयर इज इक्वल टू कितना हो गया, दो बेसिस। 5000 बेस पेयर को क्या किया हमने, 2 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल बेस पेयर्स का नंबर आ गया। अब मुझे क्या पता करना है यहाँ पर कि इन अ लीनियर, क्या दिया है उसने, एक तो लीनियर दिया है, लेकिन डबल स्ट्रैंडर्ड हमने खुद ने ढूंढा है कि इन अ लीनियर डबल स्ट्रैंडर्ड डीएनए में क्या होगा, हमें पता करना है नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो डबल स्ट्रैंडर्ड लीनियर में क्या होगा, वही फॉर्मूला लगेगा n-2, तो 10,000 - 2 इज इक्वल टू 9,998 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स, ठीक है। तो ऊपर वाला क्वेश्चन जैसा था वैसा ही ये है, बस यहाँ पे क्या किए कि वहां पे न्यूक्लियोटाइड्स दिए थे, यहाँ पर नाइट्रोजन बेस दिए और नाइट्रोजन बेस को पेयरिंग में दिया, और यहाँ पर क्लियरली नहीं बताया कि डीएनए सिंगल स्ट्रैंडर्ड था या डबल स्ट्रैंडर्ड था। तो बेस पेयरिंग का जैसे ही हमने नाम देखा वैसे ही हमने समझ लिया कि पेयरिंग कभी भी दो स्ट्रैंड के बिना नहीं हो सकती, दो स्ट्रैंड चाहिए, यानी कि डबल स्ट्रैंडर्ड डीएनए है। चलिए आगे क्वेश्चन और करवाया जाए, चलो एक और करवाती हूँ। How many phosphodiester bond will be present in a bacterial DNA, in a bacterial DNA with 5000 बेस पेयर्स। बताइए 5000 बेस पेयर है तो कितने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेंगे एक बैक्टीरिया के डीएनए में। तो बेस पेयर्स देख के तो आप समझ गए होंगे कि डीएनए कैसा है, डबल स्टैंडर्ड है। लेकिन डीएनए को जैसे ही समझा आपने डबल स्टैंडर्ड है बेस पेयर देख के, यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई कि क्वेश्चन ने ये नहीं बताया आपको कि डीएनए हमारा लीनियर है या फिर डीएनए क्या है बैक्टीरिया का सर्कुलर है। तो आपको पता होना चाहिए, अगर 11th अच्छे से पढ़ी है, 11th अगर अच्छे से पढ़ करके आए हो, मोनेरा किंगडम पढ़ा है, तो बैक्टीरियल डीएनए कैसा होता है आपको पता होगा कि बैक्टीरियल डीएनए सर्कुलर और डबल स्टैंडर्ड होता है। कैसा होता है, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड होता है। तो डबल स्टैंडर्ड तो समझ में आ गया था बेस पेयर देख के, क्योंकि बिना स्ट्रैंड के, बिना डबल स्ट्रैंड के पेयरिंग होगी ही नहीं। लेकिन लीनियर था या सर्कुलर था वो पता करने के लिए हमें 11th के कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए थे कि मोनेरा जो, जिसका मैक्सिमम जो मैं बात बताऊं कि जो मोनेरा किंगडम्स के क्या है आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो मैक्सिमम क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया क्या है, मोनेरा किंगडम का एक उदाहरण है, यानी कि जितने भी बैक्टीरिया उन सभी को मोनेरा किंगडम में डाला हुआ था। और बैक्टीरिया का डीएनए कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। तो यहाँ पर सर्कुलर पता चल गया हमें। तो यहाँ पर पहले वापस से वही चीज, वन बेस पेयर बीपी इज इक्वल टू कितना होता है, 2 बेसिस। तो यहाँ पे 5000 बेस पेयर है, तो 5000 इंटू 2 इज इक्वल टू 10,000 क्या हो गए, बेसिस हो गए, ठीक है। अब डीएनए कैसा है इसका कि इन अ बैक्टीरियल डीएनए, बैक्टीरियल डीएनए कैसा होता है कि इन अ बैक्टीरियल कैसा डीएनए होता है, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए में क्या पता करना है हमें, नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड पता करना है, ठीक है। तो ये कितना होता है, नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। हमेशा देखा है हमने कि डीएनए जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड हो या फिर डबल स्टैंडर्ड हो, लेकिन अगर सर्कुलर डीएनए की बात की जाएगी तो सर्कुलर डीएनए में हमेशा क्या होंगे कि नंबर ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इक्वल होंगे किसके, नंबर ऑफ नाइट्रोजन बेसिस या फिर न्यूक्लियोटाइड्स के बराबर होंगे। तो इज इक्वल टू कितना होता है n, और n इक्वल टू कितना आया यहाँ पर हमारा 10,000। तो ये कितना होता है, n होता है, और n इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है
10,000। तो ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो अभी हमने क्या क्या देखा है, न्यूक्लियोटाइड स्ट्रेंस आरएनए की देखी है, न्यूक्लियोटाइड स्ट्रेंस डीएनए की देखी है, और न्यूक्लियोटाइड स्ट्रेंस को आपस में लिंक करके हमने पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना ली। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में नंबर ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और नंबर ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो कि जितने नाइट्रोजन बेसिस हैं, जितने न्यूक्लियोटाइड्स हैं उतने ही रहेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ आएगी, जब फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स के बारे में पूछा जाएगा। तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड में भी हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। पहले तो क्या दिमाग लगाना पड़ेगा कि डीएनए कौन सा है। हर बार जरूरी नहीं है वो डबल स्टैंडर्ड या सिंगल स्टैंडर्ड लिख के देगा, और हमें कुछ टर्म्स पे जाके देखना पड़ेगा। जैसे डबल स्टैंडर्ड, सिंगल स्टैंडर्ड तो कई बार बेस पे वगैरह देगा, वहां से पता चल जाएगा, लेकिन सर्कुलर है या लीनियर डीएनए वो आपको पता होना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल्स भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा क्या करते हैं कि भैया हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना ली हमने, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने कर लिए, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के बारे में देख लिया। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कि अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, डीएनए के बारे में। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड जिसको बोलते हैं हम, उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि हमें ऑल ओवर पढ़ना तो जेनेटिक मटेरियल ही है, डीएनए और आरएनए के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। तो डीएनए से रिलेटेड कुछ लाइंस मैं आपको बताती हूँ। तो डीएनए का फुल फॉर्म आपको पता होगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए को डिस्कवर्ड किसने किया था, बताया था मैंने फर्स्ट पेज पे, डीएनए वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक मिशर इन पर सेल ऑफ न्यूक्लियस इन 9 किसमें 18 में 1853 में डिस्कवर्ड हुआ था, 1869 में डिस्कवर्ड हुआ था, फ्रेडरिक मिशर ने डिस्कवर किया था। और क्या नाम दिया था इसको, न्यूक्लिन नाम दिया था। और ये डीएनए जो होता है ना, ये क्या होता है कि नेगेटिवली चार्ज एसिडिक और नेगेटिवली चार्ज होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या है, ये जेनेटिक मटेरियल है। सबसे ज्यादा क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड अगर जेनेटिक मटेरियल एज अ प्रेजेंट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो वो डीएनए होता है। आरएनए भी होता है, ऑलवेज डीएनए नहीं होता है, आरएनए होता है कुछ वायरसेस में। ठीक है, तो वन बाय वन लिखते हैं कि डीएनए एज एन एसिडिक सब्सटेंस DNA is an acidic substance was first discovered by Friedrich Miescher in nucleus of pus cell in 1869। 1869 में फ्रेडरिक मिशर ने पस सेल के न्यूक्लियस में किसको एज अ एसिडिक सब्सटेंस डीएनए को क्या किया था, डिस्कवर्ड किया था। यानी कि डीएनए को सबसे पहले देखा गया था। ठीक है, अब क्या होता है, अगर डीएनए के नाइट्रोजन बेसिस की मैं बात करूं, तो यहाँ पर डीएनए के नाइट्रोजन बेसिस क्या होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। क्या होता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। और क्या होता है ये कि इसमें होती है जो पेंटोज शुगर प्रेजेंट होती है, वो डीएनए की पेंटोज शुगर कौन सी होती है, कि डीएनए की पेंटोज शुगर होती है डीऑक्सी राइबोज शुगर। और ये किसका पॉलीमर होता है, दैट डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर। डीएनए के बारे में हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं अभी, ठीक है ना, यहाँ से हमारा चैप्टर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अब तक हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे थे कि इस चैप्टर के बेसिक क्या क्या है जो पहले से आपको पता होने चाहिए। तो डीएनए इज लॉन्ग पॉलीमर ऑफ राइबो न्यूक्लियोटाइड्स। और कौन कौन से राइबो न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर होते हैं, बताया था अभी, DAMP, DZMP,
DCMP और DTMP, इन सभी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का क्या होता है, लॉन्ग पॉलीमर होता है हमारा DNA। और कैसा होता है नेचर में, एसिडिक होता है, एसिडिक, नेगेटिवली चार्ज्ड। और किसकी वजह से होता है एसिडिक और नेगेटिवली चार्ज, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप के प्रेजेंस होने की वजह से डीएनए कैसा होता है, नेगेटिव होता है और एसिडिक होता है नेचर में, ठीक है। और ये क्या होता है, लार्जेस्ट बायोमोलिक्यूल है, क्या है डीएनए, लार्जेस्ट बायोमोलिक्यूल्स of the cell is DNA। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, that present in most of the living सेल्स में क्या होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो डीएनए के बारे में हमने क्या क्या देखा कि सबसे पहले फ्रेडरिक मिशर ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस ऑफ पस सेल्स के अंदर कौन कौन से नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। डीऑक्सीराइबोज पेंटोज शुगर यहाँ पर जो है वो प्रेजेंट होती है, लॉन्ग पॉलीमर होता है राइबोन्यूक्लियोटाइड्स का, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का। और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स कौन कौन से हैं, डीएएमपी, डीजीएमपी, डीसीएमपी और डीटीएमपी। किसके अंदर, डीएनए के अंदर। नेचर में कैसा होता है, एसिडिक होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट आयन या फॉस्फेट ग्रुप। और यहाँ पर क्या, फॉस्फेट ग्रुप ही बोलना है, फॉस्फेट आयन नहीं बोलना है। और क्या होता है कि प्रेजेंट होता है मोस्ट ऑफ द लिविंग सेल्स में क्या, डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। और ऑन द बेसिस ऑफ क्या होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस, जो यूकेरियोटिक सेल में डीएनए प्रेजेंट होता है वो दो तरीके का होता है। आपको पता है, एक तो आपके न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर डीएनए। लेकिन यूकेरियोटिक सेल के अंदर, यूकेरियोटिक सेल यानी कि हमारी जो वेल डेवलप्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उनकी बात कर रहे हैं। तो यूकेरियोटिक सेल जो होती है उनमें क्या होता है कि उनके माइटोकॉन्ड्रिया में और प्लास्टिड के अंदर, प्लास्टिड हमारे अंदर नहीं है, हम एनिमल सेल हैं, प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड प्रेजेंट होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड सेल में क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड सेल में भी डीएनए प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। यानी कि न्यूक्लियस के बाहर जो डीएनए प्रेजेंट होता है उसको हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियस डीएनए बोलते हैं। अब ये जो सर्कुलर डीएनए होता है, ये सर्कुलर डीएनए क्या होता है कि जैसे मेरी मम्मी से, मेरे पेरेंट्स से जो मेरे अंदर डीएनए ट्रांसफर हुआ है वो कौन सा डीएनए है, सर्कुलर डीएनए है। लेकिन जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए है वो क्या होता है, वो बाई पेरेंटल नहीं होता। भाई हमारे अंदर जो न्यूक्लियर डीएनए डेवलप हो रहा है, न्यूक्लियर डीएनए जो प्रेजेंट है वो बाई पेरेंटल है। लेकिन जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए है वो क्या होता है, यूनिपेरेंटल होता है, सिर्फ और सिर्फ हमारी मम्मी से हमारे अंदर आता है। किसके अंदर आता है कि सिर्फ मम्मी से हमारे अंदर आता है, फादर का एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए में कोई रोल नहीं है। तो ऑन द अकरेंस ऑफ, क्या बोला मैंने, ऑन द occurrence in eukaryotic cell, in eukaryotic cell डीएनए क्या होता है, टू टाइप का होता है। DNA is टू टाइप्स। कौन कौन सा होता है, एक तो होता है हमारा न्यूक्लियर डीएनए और एक होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए।
अब ये न्यूक्लियर डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। तो हम इसके बारे में क्या करेंगे कि हम दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ लेते हैं। तो न्यूक्लियर डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? डीएनए इनसाइड द न्यूक्लियस, डीएनए प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर डीएनए। ठीक है, लेकिन जो डीएनए न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होता है, जैसे कि हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, हो गया हमारा प्लास्टिड, हो गया प्लास्टिड हमारे अंदर नहीं होता है भाई, एनिमल सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। जो हमारी प्लांट सेल होती है उसके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लेकिन वहां पर प्लास्टिड भी प्रेजेंट होता है। तो प्लास्टिड के अंदर यानी कि प्लांट सेल में आप देख सकते हो ज्यादा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए, क्योंकि हमारे अंदर प्लास्टिड नहीं है। तो ये कहां पर प्रेजेंट होता है? डीएनए आउटसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। डीएनए आउटसाइड द न्यूक्लियस, आउटसाइड द न्यूक्लियस कहां पे प्रेजेंट होता है? जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड में प्रेजेंट होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। अब देखिए ये जो न्यूक्लियर डीएनए होता है, ये न्यूक्लियर डीएनए कैसा होता है? लीनियर होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। दैट इट इज अ लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और किससे एसोसिएटेड होता है? दैट एसोसिएटेड विद हिस्टोन प्रोटीन। किससे एसोसिएटेड होता है? हिस्टोन प्रोटीन से एसोसिएटेड होता है। जबकि मैं बात करूं माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के डीएनए की, तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड का डीएनए कैसा होता है? सर्कुलर होता है, और ये किसी भी तरह की हिस्टोन प्रोटीन के साथ में एसोसिएटेड नहीं होता है। तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए में क्या बोल रही हूं मैं? दैट इट इज अ सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए not associated with histone protein। और जो न्यूक्लियर डीएनए होता है ना, उस डीएनए में क्या होता है? जो नाइट्रोजन बेस होते हैं एडेनिन और थाइमिन, वो ज्यादा होते हैं, यानी कि एडेनिन और थाइमिन रिच होता है हमारा न्यूक्लियर डीएनए। जबकि मैं बात करूं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए की, जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लाज्मिड वगैरह में पसंद है, प्लास्टिड वगैरह में प्रेजेंट है, उसमें क्या होता है कि वो ग्वानिन और वहां पे साइटोसिन क्या होते हैं? रिच होते हैं, यानी कि ग्वानिन और साइटोसिन की मात्रा ज्यादा होती है। तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकती हूँ? दैट न्यूक्लियर डीएनए इज एडेनिन थाइमिन रिच, बट एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए किसके क्या होता है यहाँ पर? ये ग्वानिन और साइटोसिन रिच होता है। क्या होता है? ग्वानिन और साइटोसिन रिच होता है। इधर एक और डिफरेंस क्या है कि ये जो न्यूक्लियर डीएनए ये कब रेप्लिकेशन करता है? डीएनए का रेप्लिकेशन कब होता है? हमारा सेल डिवीजन चैप्टर आप 11th में पढ़ के आए हो, चैप्टर नंबर कौन सा है? 10 चैप्टर नंबर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो हम देखते हैं कि डीएनए का नंबर जब वहां पर डबल होता है, तो डीएनए का नंबर कब डबल होता है? कि जब हमारी सेल को डिवाइड करना होता है एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वहां पर। ठीक है, तो न्यूक्लियर डीएनए का रेप्लिकेशन कहां पर हुआ है? एस फेज के अंदर। लेकिन जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए है ये कभी भी क्या हो सकता है? रेप्लिकेट कर सकता है, डबल हो सकता है। तो रेप्लिकेशन ये कब रेप्लिकेट करता है? कि न्यूक्लियर डीएनए रेप्लिकेट इन एस फेज ऑफ सेल डिवीजन, इन एस फेज ऑफ सेल साइकिल। जबकि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए क्या होता है कि ये मैं रेप्लिकेट कभी भी रेप्लिकेट कर सकता है, ये मैं रेप्लिकेट एट एनी फेज ऑफ सेल साइकिल, किसी भी सेल साइकिल के किसी भी फेज में क्या कर सकता है? ये रेप्लिकेट कर सकता है। एक और देखिए कि इसमें क्या होता है कि जो जीन प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियर डीएनए में, उसको हम बोलते हैं कैरियोजीन या फिर न्यूक्लियर जीन। ठीक है, 11th में पढ़ के आए होंगे न्यूक्लियस को हमने वहां पे क्या बोला था? कैरी टर्म यूज की थी। जब न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा था तो हम कैरियोकाइनेसिस टर्म यूज कर रहे थे, न्यूक्लियस को हम कैरियोन वहां पर बोल रहे थे। तो यहाँ पर न्यूक्लियर डीएनए पे जो जीन प्रेजेंट होगी उसको हम क्या बोलेंगे कि इस जीन का नाम होगा न्यूक्लियर जीन। क्या होगा? न्यूक्लियर जीन नाम होगा इसका, या फिर इसे ही हम क्या बोलेंगे? कैरियोजीन।
जबकि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए की जीन को हम क्या बोलेंगे कि इसको हम बोल सकते हैं, साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है तो इसको हम बोलेंगे, इसकी जीन को साइटोजीन, प्लाज्मा जीन, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं कि इसको आप बोल सकते हो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन। ठीक है, अब देखिए कि न्यूक्लियर डीएनए का जो इनहेरिटेंस होता है ये किस तरह से आता है हमारी बॉडी में। तो न्यूक्लियर डीएनए का इनहेरिटेंस होता है कि इसका इनहेरिटेंस होता है बाई पेरेंटल। क्या होता है? बाई पेरेंटल। जबकि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए जो होता है ये क्या होता है कि ये यूनिपेरेंटल होता है। इसका इनहेरिटेंस कैसा होता है? यूनिपेरेंटल होता है। या फिर अगर यूनिपेरेंटल में भी मैं स्पेसिफिक बात करूं तो ये मैटरनल क्या होता है? इनहेरिटेंस होती है इसकी मैटरनल, यानी कि मम्मी से मिलता है ये अपने को, मैटरनल इनहेरिटेंस। क्या देखा हमने कि दो तरह के यूकेरियोटिक सेल में दो तरह के डीएनए प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस में प्रेजेंट डीएनए को न्यूक्लियर डीएनए और माइटोकॉन्ड्रिया या प्लास्टिड में प्रेजेंट डीएनए को हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए बोलते हैं। जो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है उसको न्यूक्लियर डीएनए, न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट है तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियस डीएनए। जो न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट होता है वो लीनियर होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है और हिस्टोन प्रोटीन के साथ में एसोसिएटेड होता है। जबकि सर्कुलर डीएनए या फिर सॉरी जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है, राउंड राउंड शेप में होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन के साथ में एसोसिएटेड नहीं होता है। न्यूक्लियर डीएनए में एडेनिन और थाइमिन ज्यादा होता है, एडेनिन थाइमिन रिच होता है, जबकि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए जो है वो ग्वानिन और साइटोसिन रिच होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि न्यूक्लियर डीएनए कब रेप्लिकेट करता है कि जब सेल साइकिल में डीएनए कब रेप्लिकेट करता है? एस फेज के अंदर रेप्लिकेट करता है, जबकि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए कभी भी सेल साइकिल के किसी भी फेज में क्या हो सकता है? रेप्लिकेट कर सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि न्यूक्लियर डीएनए बाई पेरेंटल होता है, पेरेंट्स में मम्मी और पापा दोनों से हमें मिलता है, लेकिन जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए वो सिर्फ और सिर्फ हमारी मदर से हमारे अंदर आता है। और न्यूक्लियर डीएनए में जो जीन प्रेजेंट होती है उसको हम कैरियोजीन या न्यूक्लियर जीन बोलते हैं, जबकि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए में जो जीन प्रेजेंट होती है उसको हम प्लाज्मा जीन, साइटोजीन या फिर क्या बोलते हैं इसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन बोलते हैं। अब आपको ये देखना है कि ये न्यूक्लियर डीएनए को मैम ये बाकी सब तो हमें समझ में आ गया, लेकिन इसको बाई पेरेंटल और इसको हम यूनिपेरेंटल में भी मम्मी से मिलता है ऐसा हम कैसे बोल सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर मैं आपको समझाती हूँ बहुत अच्छे से कि ये होता है फीमेल एग, यानी कि ओवम है ये हमारा। ठीक है, ये क्या है? ओवम है। और ये क्या है? इसका ओवम का न्यूक्लियस है। और यहाँ पर इसके न्यूक्लियस के साइटोप्लाज्म में क्या हो रहा है? ये माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा हुआ है। ठीक है, और ये है हमारा स्पर्म वाला पार्ट। तो जब क्या होता है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के बीच में, यानी कि स्पर्म और ओवम के बीच में हमने क्या करवाया? फर्टिलाइजेशन करवाया। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या होगा कि डॉटर सेल का फॉर्मेशन होगा। तो डॉटर सेल देखिए, ये डॉटर सेल का न्यूक्लियस है। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पर देखिए, ओवम जो होता है ना, ओवम के न्यूक्लियस में तो क्या प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियर डीएनए प्रेजेंट होगा। जबकि स्पर्म की मैं बात करूं तो जो फीमेल गैमेट और स्पर्म का, यानी कि ओवम और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन जब आप करवाते हैं
जब हम ह्यूमन बीइंग्स की बात कर रहे हैं तो क्या होता है कि ह्यूमन का सिर्फ हेड वाला पार्ट ही क्या करता है, ओवम के अंदर एंटर करता है। ये मिडिल वाला पार्ट, टेल वाला पार्ट, या फिर किसका मिडिल वाला पार्ट, ये टेल वाला पार्ट उसके अंदर एंटर नहीं करता है। तो यहाँ पर जो स्पर्म का हेड होता है, हेड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यानी कि न्यूक्लियर डीएनए हेड के अंदर प्रेजेंट है, और बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट में, यानी कि न के बराबर नेग्लिजिबल अमाउंट में क्या होता है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है स्पर्म के हेड में। बाकी इसका जितना भी साइटोप्लाज्म है ये मिडिल वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है। तो जब साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट होता है, हमारा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए प्रेजेंट होता है। तो इसका जो माइटोकॉन्ड्रिया था वो तो कहाँ पर, मिडिल वाले पार्ट में प्रेजेंट है, और जबकि एंटर क्या करने वाला है, अंदर सिर्फ हेड एंटर करने वाला है। जबकि ओवम में क्या होता है कि कंप्लीट ओवम में एंटर करेगा। तो जब इसका न्यूक्लियस, ओवम का न्यूक्लियस और स्पर्म का न्यूक्लियस आपस में फर्टिलाइज होगा, तो ये क्या होगा कि हमारे अंदर पेरेंट्स से, मम्मी से और पापा से क्या होंगे कि न्यूक्लियर डीएनए हमारे अंदर एंटर करेगा। लेकिन इसके अलावा जो मैं साइटोप्लाज्मिक डीएनए की बात कर रही हूँ, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए की बात कर रही हूँ, वो सिर्फ यहाँ पे हमें मदर का मिलने वाला है। फादर का जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए था वो साइटोप्लाज्म में जो प्रेजेंट था, वो वाला पार्ट तो ओवम के अंदर एंटर ही नहीं करता है, तो वो कहाँ से हमारे अंदर आएगा। इसलिए हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, राइट। और मदर्स को क्या बोला जाता है कि वो नारी शक्ति, कुछ ऐसा टर्म्स यूज करते हैं हम, ठीक है। तो शक्ति का, पावर का टर्म क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। और हमें पावर कहाँ से मिल रही है कि ये जो पावर हाउस मिल रहा है ना, ये हमें मदर से मिल रहा है, फादर से नहीं मिल रहा है। यानी कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जो डीएनए है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा कि यूनिपेरेंटल होता है, और यूनिपेरेंटल में भी क्या होता है, मैटरनल होता है, सिर्फ मदर से हमारे अंदर आता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों के न्यूक्लियस से न्यूक्लियर डीएनए हमें मिल गया है, न्यूक्लियर डीएनए दोनों का यहाँ पर प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ मदर का प्रेजेंट है। किसका प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ मदर का प्रेजेंट है। तो ये इसका न्यूक्लियस भी इसके अंदर आ गया, और इसके न्यूक्लियस से भी क्या हो गया कि इसके अंदर न्यूक्लियर डीएनए आ चुका है, ठीक है। और ये बन गया हमारा जाइगोट। जबकि यहाँ से ये जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो सिर्फ और सिर्फ मदर से हमें मिला है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, न्यूक्लियर जो यूकेरियोटिक सेल में डीएनए होता है वो दो तरीके का होता है, न्यूक्लियर डीएनए और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। अब आपको यहाँ पर क्या करने हैं, कुछ चीजें हैं जो आपको याद करनी ही पड़ेंगी, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी की बुक में डाटा दिया हुआ है। और दूसरी चीज मैं बता दूं कि बुक में जितनी भी ईयर्स दिए होते हैं, ईयर आपको हर एक बुक में जो प्रेजेंट जितने भी हैं वो सब याद करने हैं। एक्स्ट्रा याद मत करो, लेकिन जो बुक के अंदर प्रेजेंट है वो तो याद करो, क्योंकि वो पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या याद करना है कि एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज वायरस किसको बोलते हैं कि जो बैक्टीरिया पर अटैक करता है, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है, उस वायरस को हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस। तो 5X174 बैक्टीरियोफेज एक वायरस है। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर टोटल 5386 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, 5386 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। और इसका डीएनए कैसा होता है कि इसका डीएनए होता है सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, क्योंकि सर्कुलर तो होगा ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि क्या है, बैक्टीरियोफेज वायरस है। तो बैक्टीरियोफेज वायरस में सर्कुलर डीएनए और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, ठीक है। और मैं एक और चीज आपको बता दूं कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो धरती में पहले कौन सा आया था, आरएनए आया था। लेकिन आरएनए की सेकंड आरएनए की रिंग देख रखी है हमने, पेंटोज शुगर देखा हुआ है, राइबोज शुगर, उसमें जो सेकंड कार्बन पर OH ग्रुप प्रेजेंट है उसकी वजह से वो कम स्टेबल था और ज्यादा एक्टिवेटेड था। इसलिए क्या हुआ कि भाई जेनेटिक मटेरियल स्टेबल होना चाहिए। तो बाद में किसका डेवलपमेंट हुआ, किसका इवोल्यूशन हुआ, जेनेटिक मटेरियल डीएनए का इवोल्यूशन हुआ। तो यहाँ पर 5X174 बैक्टीरियोफेज के अंदर 5386 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। और इसका डीएनए कैसा होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है। अब मैं बात करूं यहाँ पर लैम्डा फेज के बारे में। लैम्डा फेज भी एक बैक्टीरियोफेज है, और इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर 48,502 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। और इसका डीएनए कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए होता है। क्या है, डबल स्ट्रैंडेड लीनियर डीएनए है इसका। दोनों बैक्टीरियोफेज है, लेकिन एक का डीएनए सिंगल स्ट्रैंडेड है और एक का डीएनए कैसा है, डबल स्ट्रैंडेड है। और दूसरी चीज क्या है कि इसका सर्कुलर है और इसका लीनियर है। अगर मैं किसकी बात करूं, इकोलाई बैक्टीरिया की बात करूं,
इकोलाई बैक्टीरिया, तो इसके अंदर क्या होता है कि इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर 4.6 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। और इकोलाई बैक्टीरिया का डीएनए कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। और ये आपकी बुक में दिया हुआ है, ये सभी डाटा आपकी बुक में दिया हुआ है, तो ये तो आपको डेफिनेटली याद करना ही पड़ेगा। और लास्ट में हम बात करते हैं, सबकी बात करेंगे, टेंशन मतलब ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने डीएनए प्रेजेंट होते हैं, कितने न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं, क्रोमेटिड प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, हर एक चीज इस चैप्टर में आने वाली है। मेन चैप्टर आज से शुरू हो चुका है, ठीक है, अब तक इंट्रोडक्शन चल रहा था, मेन चैप्टर स्टार्ट हो गया, अब यहाँ से हर दिन लेवल बढ़ता जाएगा इस चैप्टर का। तो देखिए ह्यूमन बॉडी की बात करूं मैं तो हैप्लॉइड सेल की बात करते हैं पहले हम। हैप्लॉइड सेल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, हैप्लॉइड सेल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स हो, और उसके अलावा हम किसकी बात करेंगे, डिप्लॉइड सेल की भी बात करेंगे ह्यूमन बीइंग्स में। डिप्लॉइड सेल ऑफ ह्यूमन, तो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड से क्या मतलब है पहले तो ये देख लो। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड से क्या मतलब है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर जो स्पर्म और ओवम है वो सिर्फ और सिर्फ स्पर्म और ओवम ही क्या होते हैं, हैप्लॉइड सेल्स होती है। बाकी सारी की सारी बॉडी कैसी होती है, हमारी डिप्लॉइड होती है। तो हैप्लॉइड सेल ऑफ ह्यूमन बीइंग में बात की जाए तो क्या यहाँ पर 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं हैप्लॉइड सेल के अंदर। और ह्यूमन बॉडी में इसका डीएनए कैसा होता है कि हमारा डीएनए होता है डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए। क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए प्रेजेंट होता है हमें। तो अगर मैं हैप्लॉइड की बात कर रही हूँ तो डिप्लॉइड में क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। तो डिप्लॉइड में 6.6 इंटू 10 रेज़ की पावर 9 बेस पेयर्स क्या होते हैं, प्रेजेंट्स होते हैं। और हमारा डीएनए कैसा होता है कि भैया बात करो तुम हैप्लॉइड की या डिप्लॉइड सेल की, डीएनए हमेशा कैसा होगा, डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए प्रेजेंट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने आज क्या देखा है, न्यूक्लियोटाइड हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके थे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर बना के देखी, डीएनए के लिए देखी, आरएनए के लिए देखी, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स के बारे में हमने पढ़ा कि किस तरह से उसके न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। और उसके बाद में डीएनए क्या होता है, डीएनए का इंट्रोडक्शन हमने आज पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले बहुत सारे न्यूमेरिकल ही चलने वाले हैं। इस चैप्टर में जितने न्यूमेरिकल है उससे ज्यादा इसकी जेनेटिक्स के एक और यूनिट में न्यूमेरिकल है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम 4 ग्राफ का रूल देखेंगे, बेस रेशियो देखेंगे, डीएनए का डीनेचुरेशन और रीनेचुरेशन जैसी चीजें पढ़ेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।